हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राजेश कुमार मौर्य और आज की इस वीडियो में देखिए साइंस फिजिक्स के मैं 100 क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं जो कि आने वाले आपके एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी या आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हाँ, हालांकि सीबीटी 2 के लिए इसका लेवल थोड़ा सा इजी रहेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं सीबीटी 2 में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसी के बेस पे बनेंगे, बाद में उसको घुमा फिरा के टफ बना दिया जाएगा। तो हो सके तो वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए, हो सके तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले बात आती है यहाँ पर, यदि किसी गतिशील वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए और उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर उसकी देखिए वेग यानी उसकी स्पीड को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपको फिजिक्स का थोड़ा बहुत पता है तो ये हो जाएगा क्वेश्चन, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको टफ लगेगा क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। तो देखिए, दो गुनी होगी, आधी हो जाएगी, चार गुनी हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। देखिए कौन सी रहेगी, तो यहाँ पर चार गुनी हो जाएगी, सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है। देखिए, वॉशिंग मशीन होती है, उसमें आप जब कपड़े डालते हो तो वो गोल गोल घूमते हैं। तो केंद्रण पर आधारित है, डायलिसिस पर आधारित है, विसरण पर आधारित है, उत्क्रम प्रासरण पर आधारित है। बताइए किस पर आधारित है। तो देखिए ये आधारित है अपकेंद्रण पर। देखिए सीधा सा बात है, घूम रही है तो बीच में से सेंटर पे फोर्स लग रहा है। पंखा भी घूम रहा होता है, उसके भी बीच में सेंटर से फोर्स लग रहा होता है कि उसको घुमाने के लिए, साइड से नहीं लग रहा होता है। तो ये अपकेंद्रण है। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए लोलक यानी जो पेंडुलम होता है घड़ी का, वो गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाता है। भाई सुस्त क्यों हो जाता है ये बताइए। उसमें तो हम भी सुस्त हो जाते हैं गर्मियों में, लेकिन ये क्यों होता है इसका रीजन तो बताना पड़ेगा। गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक का भार बढ़ जाता है, या घर्षण बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इस कारण से वो मतलब सुस्त हो जाता है गर्मियों में। जब एक चलती हुई बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये 10वीं के कक्षा में आपने काफी बार ये सिचुएशन सुना होगा। एक चलती हुई बस अगर रुकती है, जब जो यात्री हैं वो आगे की ओर झुकते हैं, जबकि जब रुकी हुई बस चलती है तो यात्री पीछे की ओर झुकते हैं। ऐसा किस कारण होता है। देखिए संवेग संरक्षण के कारण होता है, क्योंकि गति के नियम है। जड़त्व के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण या घर्षण। तो देखिए ये होता है जड़त्व के कारण। जड़त्व का नियम आपने पढ़ा होगा कि जो भी कोई वस्तु अगर जिस तरफ फोर्स लगाया जाए उसके विपरीत साइड में ऑटोमेटिक फोर्स लगता है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये नहीं है। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि देखिए ये सीट है, यहाँ पर आपने कोई आदमी बैठाया हुआ है, तो जब गाड़ी आगे की ओर चलती है, रुकी हुई गाड़ी जब चलती है तो हमारा पूरा का पूरा जो शरीर है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। कमर से ऊपर का हिस्सा अभी शांत है, मतलब रुका हुआ है, लेकिन ये इतना हिस्सा बस के साथ चल चुका है, तभी हम पीछे की ओर धकेलेंगे। लेकिन अगर बस इस साइड में यानी जो चलती हुई बस रुकी है, मान लो बस चल रही है और वो रुकी है, तो अब पूरा का पूरा शरीर बस के साथ गतिमान है, लेकिन जब बस रोकी गई तो ये इतना हिस्सा तो बस के साथ रुक गया, लेकिन ऊपर वाला हिस्से में अभी भी गति जारी है, तो हम आगे की ओर झुके, क्योंकि देखिए ऐसे आगे की ओर झुकेंगे थोड़ा, है ना। तो मेरा बात समझ गए होंगे आप। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए बर्नौली का प्रमेय है ना, बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है। द्रव्यमान ऊर्जा, संवेग या कोणीय संवेग। तो ऊर्जा पर आधारित है। बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। पृष्ठीय तनाव का मुख्य कारण क्या है। देखिए सहसंजक बल है, आसंजक बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है या विद्युत बल है। तो ये सहसंजक बल है। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए वर्षा की बूंदें
गोलाकार क्यों होती है? तो वर्षा की बूंदें पृष्ठीय तनाव के कारण गोलाकार होती है, क्योंकि देखिए पृष्ठीय तनाव जो होता है उसी के कारण वो गोल हो जाती है, शांतता के कारण नहीं होती है। ये शांता है, शांता अलग चीज होती है और जो पृष्ठीय तनाव है वो अलग होता है। अगला जो क्वेश्चन है, हुक का नियम किससे संबंधित है? देखिए हुक का नियम किससे संबंधित है? द्रव्य दाब से है, प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी से है, रेडियोधर्मिता से या प्रकाश की गति से है। तो देखिए इसका आंसर है प्रत्यास्थता से है। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए उपग्रह में समय मापने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना पड़ता है? लोलक की घड़ी, स्प्रिंग की घड़ी, डिजिटल घड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो स्प्रिंग की घड़ी है वो उनको यूज में लेनी होती है, क्योंकि देखिए ये जो अंतरिक्ष में सभी चीजें ऊपर की ओर चली जाती हैं, मूवमेंट तो होता है उनमें, ऑटोमेटिक मूवमेंट होता है, तो सबका कंट्रोल एक दूसरे पर नहीं होता, आदमी का खुद का कंट्रोल भी उस पर नहीं होता। तो डिजिटल घड़ी नहीं चल सकती वहां पर, और लोलक घड़ी नहीं चल सकती, स्प्रिंग घड़ी ही चल सकती है। अगला है, देखिए तेल की बत्ती में तेल के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? शांता, केशिकत्व है, उच्च दबाव या गुरुत्वाकर्षण? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण होता तो ऊपर नहीं चढ़ती चीज, नीचे की तरफ आती, दबाव होता तब भी नहीं है, तो शांता और केशिकत्व में से एक आंसर है, तो केशिकत्व है। देखिए जो प्रकाश की बूंद पृष्ठीय तनाव के कारण गोल हो जाती है, केशिकत्व के कारण तेल ऊपर चढ़ता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये दैनिक जीवन से रिलेटेड है हमारी, और इन पे क्वेश्चन बार बार बनता है। अगला जो क्वेश्चन है, मैं थोड़ा जल्दबाजी ही कर रहा हूं ताकि वीडियो को जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके, आप थोड़ा जल्दी समझ सको। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है? देखिए 40 डिग्री पर, -40 डिग्री पर, 0 डिग्री पर या 100 डिग्री पर। अब देखिए केल्विन का तो सबको पता है, 273 केल्विन और 0 डिग्री बराबर है, लेकिन फ़ारेनहाइट का नहीं पता होता है। तो -40 डिग्री इक्वल टू, मतलब एकदम जो पैमाना होगा वो फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, ठीक है। अब काले कपड़ों की तुलना में सफेद कपड़े ठंडे क्यों होते हैं? देखिए मैं बता देता हूं, वे प्रकाश को अवशोषित करते हैं, गलत। वे अपने आसपास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को परावर्तित करते हैं, राइट। वे प्रकाश को पूरी तरह सोख लेते हैं, गलत। देखिए कोई भी जो चीज है वो काली हमें तब दिखाई देती है जब वो किसी भी प्रकाश के रंग को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, अर्थात पूरा का पूरा प्रकाश उसने अवशोषित कर लिया, इसीलिए वो काली दिखती हैं। कोई भी जो प्रकाश की किरण है वो अगर किसी भी रंग की वस्तु पर गिरती है और वो उसे पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करती है, यानी किसी भी रंग को उसने अवशोषित नहीं किया, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो वो सफेद दिखेगी। यानी अगर पूरा प्रकाश अवशोषित कर लिया, रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ये परावर्तित नहीं हुआ, तो काली होगी। परावर्तित हो गया पूरा प्रकाश तो सफेद होगी। अदरवाइज सीधा सीधा सा है, अगर लाल को रिफ्लेक्ट करेगी तो लाल रंग की, बाद में बैंगनी को रिफ्लेक्ट करेगी तो बैंगनी रंग की, अगर वो मान लो आसमानी कलर को रिफ्लेक्ट करेगी तो आसमानी रंग की, और लाल रंग को करेगी तो लाल रंग की, है ना। रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित, कोई भी वस्तु अगर जिस रंग की दिखती है ना वो उसी रंग को परावर्तित करती है। अदरवाइज दोनों का मैंने बता ही दिया कि काली कब दिखेगी और सफेद कब दिखेगी, तो प्रकाश को परावर्तित करती है, मैंने बता दिया। केल्विन का मान मानव शरीर के सामान्य तापमान देखिए कितना होता है, 310 केल्विन है वो मानव शरीर का सामान्य तापमान है। सेल्सियस में आप खुद बताओगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मानव शरीर के साथ तापमान कितना होता है। देखिए यहाँ पर है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मुख्य रूप से किस पर आधारित है? ऊष्मागतिकी का मुख्य नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पे आधारित है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तनों के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ वह होगा जिसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न तापीय चालकता हो। निम्न विशिष्ट ऊष्मा या उच्च तापीय चालकता हो, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करेंगे। उच्च विशिष्ट ऊष्मा या उच्च तापीय चालकता हो, खाना पकाने के लिए सबसे उपयुक्त बर्तन कौन सी धातु का सही रहेगा, ये पूछ रहा है ना। निम्न विशिष्ट ऊष्मा या निम्न तापीय चालकता हो,
तो देखिए निम्न विशिष्ट ऊष्मा यानी उसकी विशिष्ट ऊष्मा तो निम्न हो और उच्च तापीय चालकता यानी ज्यादा से ज्यादा वो गर्म होता हो या फिर जल्दी ठंडा ना होता हो, गर्म तो हो जाए फिर जल्दी ठंडा ना हो, तो वो सबसे उपयुक्त पदार्थ का बर्तन माना जाएगा। देखिए बाद में प्रकाश की तरंगों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? देखिए अपवर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर है, लेंस बने होते हैं ऑप्टिकल फाइबर के। विशेषता देखिए अपवर्तन पे काम करेगा, तो हम ऑप्शन भी चल जाते, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। वैसे तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसमें होता है जो पिरामिड होता है उसमें, लेकिन यहाँ पर उसमें 2 बार परावर्तन है, ऐसा कुछ नियम है। यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्टिकल फाइबर में होता है। अगला है प्रकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण। तो प्रकाश का जो नीला रंग है वो किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन का सीधा सा मतलब होता है बिखराव। व्यतिकरण का मतलब होता है उसको समेटना। अपवर्तन का मतलब होता है जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना और तथा अपने पथ से विचलित होना। परावर्तन का मतलब होता है जिस माध्यम से आना टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना, ये परावर्तन है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, हीरा अत्यधिक चमकता है, इसका मुख्य कारण क्या है? उच्च अपवर्तनांक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसकी रासायनिक संरचना, ये प्रकाश का अवशोषण तो नहीं करेगा, परावर्तन। तो देखिए उच्च अपवर्तनांक और पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इसी के कारण है जो हीरा वो चमकता है। देखिए दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? समतल दर्पण का होता है, लेकिन यहाँ पर अवतल लिख दिया। देखिए दाढ़ी बनाने के लिए कोई भी अवतल दर्पण का उपयोग नहीं करता है, समतल दर्पण का सभी उपयोग करते हैं। तो मृगमरीचिका बनने का क्या कारण है? देखिए मृगमरीचिका उसे कहते हैं, मैं आपको बता दूं, जब आपने कभी देखा होगा जो सड़क होती है, खुली सड़क गर्मियों के टाइम में, तो जब सड़क होती है आप दूर से देखते हो तो उसमें से ऐसे भाप सी जाती हुई निकलती हुई दिखती है। या तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर पानी है, या फिर ऐसा लगता है कि आग लगी हुई है। रेगिस्तान में सेम ही मरीगी यानी हिरण के साथ होता है, उसे लगता है कि यहाँ पर पानी है, दूर से जब वो देखता है रेगिस्तान में, लेकिन वह दौड़ के जब वहां जाता है तो वहां कुछ नहीं होता। तो इसी को कहते हैं मृगमरीचिका, है ना। तो बनने में क्या कारण है? तो देखिए विवर्तन है, ध्रुवीकरण है, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, या फिर ये बताइए व्यतिकरण है। तो अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृगमरीचिका होती है। तो देखिए अब अगला जो क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए, विद्युत ऊर्जा पैदा करने के लिए, है ना। एसी वोल्टेज के नियमन के लिए फ्यूज तार की विशेषता क्या होनी चाहिए? उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध, निम्न गलनांक फ्यूज तार की विशेषता। ठीक है, उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध, उच्च गलनांक। देखिए उच्च प्रतिरोध तो उसका उच्च होना चाहिए, गलनांक निम्न होना चाहिए, ताकि वो जल्दी से पिघले नहीं और उसके अंदर से जो है धारा प्रवाहित ना हो, तो करंट लगने का खतरा नहीं होगा। तड़ित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर किसके द्वारा बनाए जाते हैं? देखिए तड़ित चालक किसके द्वारा? लोहे के, तांबे के, एल्यूमिनियम के, इस्पात के। तो तांबे के बनते हैं भाई। चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक की फ्लक्स की इकाई, तो चुंबकीय फ्लक्स की वेबर है, टेस्ला है, गोस है, या फिर एम्पियर है? तो वेबर है। एम्पियर किसकी है? विद्युत धारा की जो इकाई है। लेंज का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है? आवेश, द्रव्यमान, ऊर्जा, संवेग। तो ये ऊर्जा का परिणाम है। प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो देखिए लाल, नीला, पीला प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, नीला, हरा। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? कांच में, पानी में, निर्वात में, हवा में। तो निर्वात में प्रकाश का वेग अधिक होता है, जबकि ध्वनि का वेग ठोस में सबसे ज्यादा होता है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
तो सबसे ज्यादा प्रकाश की जो गति होगी वो निर्वात में होगी, जबकि ध्वनि की सबसे ज्यादा ठोस में गति होगी। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव है ना के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह क्या सिद्ध करता है? प्रकाश की तरंग प्रकृति, प्रकाश की कण प्रकृति, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण। बताइए। तो इसका ऑप्शन है प्रकाश की कण प्रकृति, ये साबित करता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का मतलब होता है कि वो उस जो नाभिकीय रिएक्शन हो रहा है उसको थोड़ा धीरे कर देगा, उसमें की गति को धीरा कर देगा। जो मंदक और जो उत्तेजक जिसे बोलते हैं वो उसको जल्दी कर देता है। उत्तेजक यानी उसको भड़का देता है या फिर आग को भड़का देता है। का क्या कार्य होता है? देखिए, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, गति को तो नहीं बढ़ाएगा। न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना हो सकता है। अभिक्रिया को रोकेगा नहीं, धीरे करेगा। ऊष्मा को अवशोषित करना, ऐसा भी कुछ हो नहीं सकता। आगे ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर है न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। देखिए, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना ही है उसका मंदक का जो कार्य होता है। देखिए, अब हम बात करते हैं सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन उसका है जो सूर्य की ऊर्जा है। कि आपने कभी सोचा नहीं कि सूर्य जब इतनी ऊष्मा दे रहा है पूरी धरती को, तो उसके अंदर इतनी ऊष्मा आ कहाँ से रही है? तो उसमें नाभिकीय संलयन विखंडन दोनों होते हैं, लेकिन मेन तौर पर संलयन ही माना है, तो हमें भी आंसर संलयन ही मानना पड़ेगा। भाई टूटता रहेगा तो जुड़ेगा कब? तो कभी तो जुड़ेगा ना, है ना। तो हो सकता है जुड़ता हो तब इतनी ऊर्जा न देता हो, टूटते हुए ऊर्जा देता हो। अचानक अचालक यानी इंसुलेटर पदार्थ में विद्युत चालन क्यों नहीं होता? तो इसमें प्रोटॉन नहीं होते, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उनका प्रतिरोध शून्य होता है, वे बहुत ठंडे होते हैं। तो अचालक होते हैं जो उनमें विद्युत का चालन क्यों नहीं होता? क्योंकि विद्युत को आगे गमन करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हो सकता है उनमें इलेक्ट्रॉन ना हो, तो उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अतिचालक यानी जो सुपर कंडक्टर होते हैं वे पदार्थ किस तरह के होते हैं? जिनका प्रतिरोध उच्च होता है। प्रतिरोध उच्च तो नहीं होगा क्योंकि सुपर कंडक्टर है। प्रतिरोध शून्य हो सकता है, घनत्व तो बहुत कम होता है, चुंबकीय क्षेत्र बहुत प्रबल होता है। तो देखिए, उनका प्रतिरोध शून्य होता है। प्रतिरोध का बेसिकली क्या होता है कि धारा को रोकना प्रतिरोध का कार्य है, या प्रतिरोध उसे इसीलिए कहते हैं कि ये धारा के बीच में बाधा बन जाता है। जैसे मान लो ये तार है, मैं उसकी मोटाई बना देता हूँ, ठीक है। अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन गमन कर रहे हैं तभी धारा आगे बढ़ रही है इलेक्ट्रॉनों के आवेश के कारण। धारा किसे कहते हैं? आवेशों के प्रवाह की तरफ। तो आवेश किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। और अगर ये बढ़ रही है तो तभी वो धारा है। अब प्रतिरोध उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हर जो कंडक्टर होता है या फिर हर तार होता है उसमें प्रतिरोध होता है, थोड़ा किसी में थोड़ा तो किसी में ज्यादा। तो जिसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है उसमें धारा कम बहेगी, और जिसमें प्रतिरोध कम होता है उसमें धारा अधिक बहेगी। यानी I बराबर 1/R होता है। यानी ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे। अगर प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो धारा कम होगी, अगर धारा बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा। घरेलू विद्युत परिपथ में अर्थ वायर का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, बिजली का बिल कम करना नहीं, करंट के झटके से बचना हो सकता है, वोल्टेज बढ़ाना, उपकरण को गर्म होने से बचाना। तो क्या है? सुरक्षा, झटके से बचना। क्योंकि देखिए, अक्सर लघुपथन की आपको जो है घटना सुनाई देती होगी, तो उन सब चीजों से बचने के लिए अर्थ होता है परिपथ में। वो क्या होता है? वो जल जाता है और जलने के बाद वहां से कनेक्शन हट जाता है क्योंकि बीच से वो जल गया। जैसे ये वायर आ गया, ये वायर मान लो ये वायर है ना, यहाँ पर बीच में है, तो ये जल गया उस मतलब करंट के झटके से। तो यहाँ पर ये जलने के बाद आगे करंट नहीं पहुंच सकता, अब बीच में से हट गया, तो अब आगे झटका या फिर लघुपथन होने की कोई संभावना नहीं होती। आपका जितने भी जो कूलर, AC, फ्रीज होते हैं वो जलने से बच जाते हैं, अदरवाइज वो जल जाएंगे।
फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम यानी लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो देखिए, प्रेरित धारा, चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स। तो देखिए, चालक पर लगने वाला बल और वैसे तो देखिए इसमें तीनों चीज होते हैं, प्रेरित धारा यानी धारा की दिशा, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा तो नहीं होती लेकिन उसका क्षेत्र होता है, बाद में जो किस तरफ लगेगा उन तीनों की होती है। तो चालक पर लगने वाला जो बल होता है उसके लिए ये जो नियम है बाएं हाथ का नियम। अगला है शुष्क सेल यानी ड्राई सेल में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? देखिए, शुष्क सेल में यांत्रिक ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, रासायनिक होती है, तापीय ऊर्जा होती है। तो रासायनिक ऊर्जा होती है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मोटर है, मोटर यांत्रिक ऊर्जा को, विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है मोटर, ठीक है। उसने विद्युत ऊर्जा को लिया, यांत्रिक ऊर्जा में बदला और फिर उस एनर्जी को अपने आप काम में ले रही है, चल रही है मोटर। जबकि जनरेटर क्या होता है, जनित्र जिसे बोलते हैं जनरेटर, वो एक तरह से जो ऊर्जा लेता है फ्यूल वगैरह से, उसे हम और कोई ऊर्जा नाम ले सकते, तापीय ऊर्जा या फिर तो वो उसको क्या करता है, बाद में विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा जो इन्वर्टर होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जैसे रासायनिक ऊर्जा को जब वो कन्वर्ट करता है तो वो बैटरी में स्टोर हो जाती है, फिर जब भी आपको ज़रूरत होती है तो आप इन्वर्टर ऑन करते हो और वो रासायनिक ऊर्जा जो बैटरी में संचित है वो अब विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होके आपके घर में बिजली सप्लाई कर रही है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये चीजें आप थोड़ी कंफ्यूज मत होइएगा, देख लीजिएगा। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की मैंने बता दिया ठोस में होती है, ठोस जैसे इस्पात में। उसके बाद ध्वनि की सबसे ज्यादा चाल होती है ठोस के बाद द्रव में, फिर गैस में, निर्वात में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला है, यदि हम चंद्रमा पर विस्फोट करें तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितनी देर बाद सुनाई देगी? कितनी देर बाद सुनाई देगी? देखिए 8 मिनट बाद, 24 घंटे बाद कभी नहीं सुनाई देगी, या 1.3 सेकंड बाद सुनाई देगी, कभी नहीं सुनाई देगी, क्योंकि देखिए वहां पर माध्यम यानी हवा नहीं है, निर्वात है, इस कारण से वो नहीं सुनाई देगी। और ध्वनि को मैंने क्या कहा कि चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो कई बार क्या होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि चंद्रमा पर पहले तो ये क्वेश्चन इन पे ही नजर जाएगी कि कितनी देर में, कोई ध्वनि की चाल देखेगा, कोई चंद्रमा से धरती के बीच की दूरी देखेगा, जबकि ये इस बात पे ध्यान नहीं देगा कि वहां पर कोई निर्वात है तो पहुंचेगी नहीं, है ना। डोपलर प्रभाव किससे संबंधित है? प्रकाश, ध्वनि, चुंबक, तो या ए बी दोनों। तो यहाँ पर क्या प्रकाश और ध्वनि दोनों से संबंधित है जो डोपलर का प्रभाव है। महिलाओं की आवाज पुरुषों की तुलना में तीक्ष्ण क्यों होती है? कम आवृत्ति के कारण, उच्च आवृत्ति के कारण, निम्न आयाम के कारण, या उच्च वेग के कारण, उच्च आवृत्ति के कारण। अगला है, सोनार का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा। तो नौ संचालकों द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, एक्सरे पर नहीं कर सकती, मांस को, हड्डी को, लकड़ी को या कागज को। देखिए जब आप एक्सरे, आपने देखा होगा कि एक्सरे ऐसे जो उसकी फोटोज जैसे होती है उस पे हड्डियां बनी होती है ना, हड्डियां बनी होती हैं ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है, हम एक बार ऐसे बना देते हैं। तो वो एक्सरे होता है, वो हड्डियों को पार नहीं कर सकता, सीधे के सीधे उनको ले जाकर उस प्लास्टिक के जो फोटो सी होती है उस पर छाप देता है। इसी कारण वो हड्डियों को पार नहीं कर सकती, रीजन कुछ भी हो लेकिन वो पार नहीं कर सकती, इसीलिए उसको एक्सरे में काम में लिया जाता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने, हेनरी बेकरेल ने, रदरफोर्ड ने, या आइंस्टीन ने। देखिए रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। और आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, बार बार आता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए परमाणु बम है वो, परमाणु बम
अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर जो है काम करता है। उसको बार बार उसके जो नाभिकीय रिएक्टर हैं वो क्रिया करके टूटते रहते हैं और काफी देर तक उसका असर रहता है। वहां पर जो टेम्परेचर है वो लगभग 500 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा भी चला जाता है। अब आदमी भी इतनी ताप में भाप बन जाए, ये इतना ताप है। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, यानी एंटी पार्टिकल्स है पोजिट्रॉन। प्रोटॉन का है, इलेक्ट्रॉन का है, न्यूट्रॉन का है, मेसॉन का है। तो ये इलेक्ट्रॉन का। पोजिट्रॉन नाम सुनते प्रोटॉन मत कर देना, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल एंटी पार्टिकल यानी प्रतिकण है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, हाइड्रोजन बम परमाणु बम की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, क्यों? देखिए यहाँ पर संलयन में विखंडन से अधिक ऊर्जा निकलती है। यह सस्ता होता है, हल्का होता है, इसमें केवल ऑक्सीजन होती है, नहीं। देखिए संलयन से विखंडन में अधिक ऊर्जा निकलती है, क्योंकि देखिए जो नाभिकीय संलयन होता है उसमें ज्यादा ऊर्जा होती है, जबकि जो विखंडन होता है उसमें कम ऊर्जा निकलती है। इसीलिए जो हाइड्रोजन बम है वो परमाणु बम से अधिक शक्तिशाली है। रेफ्रिजरेटरों में फ्रीजर को, यानी आपने जो फ्रीज होता है घरों में, उसमें सबसे ऊपर वाला क्यों रखा जाता है? सुविधा के लिए नहीं, संवहन धाराओं द्वारा पूरे अंदरूनी भाग को ठंडा करने के लिए, है ना, कंप्रेसर से दूर रखने के लिए या बर्फ जमाने के लिए। ऊपर इसलिए रखा जाता है, संवहन धाराओं के कारण वहां पर जल्दी पहुंच जाता है, तो अंदरूनी भाग को ठंडा कर देती हैं वो जल्दी। अगर नीचे रखा जाएगा तो इतनी दूर तक जो संवहन धाराएं वो पहुंच नहीं पाएंगी, या पहुंचेंगी तो उतना इफेक्ट नहीं कर पाएंगी। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि वह किसे भी बाहर नहीं जाने देता। ब्लैक होल के बारे में आपने सुना होगा, केवल हवा को, केवल प्रकाश को, केवल द्रव्यमान को, किसी को भी नहीं, यहाँ तक कि प्रकाश को भी नहीं। तो देखिए प्रकाश को भी नहीं जाने देता वो बाहर। किसी तैरती हुई वस्तु का आभासी भार कितना होता है? देखिए तैरती हुई जो वस्तु है वो वस्तु का वास्तविक भार के बराबर होता है, 0 होता है। विस्थापित द्रव्य के भार से कम या फिर भार का आधा। देखिए यहाँ पर आंसर होगा 0, क्योंकि वो तैर रही है। आप इसको माइंड में सेट कर लो कि तैर रही है, इसीलिए उसमें कुछ भार नहीं है, तो उसका भार 0। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, आर्किमिडीज का जो नियम है किससे संबंधित है? प्रकाश के परावर्तन से, उत्प्लावकता के नियम से, धारा के प्रवाह से, या गुरुत्वाकर्षण से? तो उत्प्लावकता से जो है इसका नियम संबंधित है आर्किमिडीज का। देखिए उत्प्लावकता क्या होती है? ये मान लो समुद्र है, यहाँ पर एक नाव तैर रही है या फिर कोई नौका तैर रही है। उस नौका द्वारा जो आयतन है उसका, यानी उसका जो क्षेत्र है, जितने क्षेत्र में उसने पानी हटाया ना, और उसके से कम उसका द्रव्यमान है, इसी कारण से वो तैर रही है। इसी को उत्प्लावकता का नियम कहते हैं। तो यही जो आर्किमिडीज का नियम है। अगला जो क्वेश्चन है, एक लोहे की सुई, है ना, पानी पर तैर सकती है यदि इसे सावधानी से रखा जाए, है ना। यह किस कारण होता है? देखिए सुई के हल्केपन के कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण, शांता के कारण, या उत्प्लावन बल के कारण। तो पृष्ठीय तनाव के कारण ये जो कील या सुई है वो तैर सकती है। अगला जो क्वेश्चन है, कैथोड किरणें। देखिए कैथोड किरणें कौन सी होती हैं? जिन पे ऋण आवेश होता है ना। तो किससे बनी होती हैं? प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की, या फोटोन की? देखिए ये इलेक्ट्रॉन की धारा से बनी हुई होती हैं। तो आप इससे क्या समझोगे कि इलेक्ट्रॉन पे भी ऋण आवेश होता है और इस पे भी ऋण आवेश होता है, तो दोनों को से संबंध है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की बनी हुई होती है। कौन? कैथोड किरणें। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है? ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग को
एक साथ सटीक नहीं मापा जा सकता, प्रकाश की गति स्थिर है, परमाणु विभाज्य है। देखिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का जो सिद्धांत है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसे क्या कहते हैं? स्थिति और संवेग की अनिश्चितता कहते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अर्धचालक है ना, यानी सेमीकंडक्टर, एक कंडक्टर, गुड कंडक्टर होते हैं, एक जैसे मतलब पूरी तरह से विरोधाभास करते हैं वो कंडक्टर होते हैं, एक सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं। में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाए? विसरण, डोपिंग, आयनीकरण या वाष्पीकरण। तो इसको डोपिंग कहते हैं। यानी एक मान लो एक कोई धातु है, उसको पिघलाकर उसमें अधातु या फिर सेमीकंडक्टर या फिर जो बिल्कुल ही जिसमें धारा प्रवाह नहीं होती हो, ये जो पूरी तरह से अचालक हो या कुचालक हो, उसको मिला दिया जाए तो वह उससे सेमीकंडक्टर बनता है। ये विशेषता आपको ट्रांसफार्मर पर देखने को मिल जाएगा। धारा को कंट्रोल रखने के लिए या फिर एक साथ झटका ना पड़ जाए उसको कंट्रोल करने के लिए ये सब बनाया जाता है। सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, तापीय तापायनिक उत्सर्जन या रमन प्रभाव, किस पर? कूलम्ब का नियम। सोलर सेल किस पे काम करता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। सोलर सेल का जो सिद्धांत है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। अगला जो क्वेश्चन है, लेजर किरणों की मुख्य विशेषता क्या है? ये बहुत धीमी होती हैं, ये अत्यधिक एकदिशीय या डायरेक्शनल और कला संबंध यानी कोहेरेंट होती हैं, वे अदृश्य होती हैं। इनमें से कोई नहीं, ये एक दिशा होती हैं, कला संबंध होती हैं। आप सभी को पता है जब आप रेजर लाइट मारते हो तो वो पूरी बिखरती नहीं है, सिर्फ एक जिस पॉइंट पर आपने फोकस किया हो उसी फोकस पर जाकर रहेंगी। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर कितना होता है? देखिए अगर पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भार ज्यादा होगा, तो कितना होगा? 1/6 होगा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि कोई लड़की या लड़का पृथ्वी पर 60 किलो का है ना, और वो चंद्रमा पर कितना होगा, या चंद्रमा पर मान लो वो 60 किलो का है तो यहाँ पर कितना होगा? तो काफी बार ये कंफ्यूजन हो जाती है कि ये 1/6 करूं या 6 से गुणा करूं। तो देख लीजिएगा चंद्रमा छोटा है हमसे तो यहाँ पर भार कम होगा, तो 1/6 कहाँ पर होगा? चंद्रमा पर। तो आप ये देख लीजिएगा पृथ्वी पर अगर 60 है तो चंद्रमा पर होगा 1/6, 1/6 यानी 10 किलो। अगर चंद्रमा पर 1/6 के बराबर 60 रख दिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 360। और 360 किसी आदमी का वजन वैसे नहीं हो सकता, लेकिन क्वेश्चंस में अगला पूछ सकता है आपसे कंफ्यूज करने के लिए कि कई बार बच्चा ये सोच के मान लेता है मिस प्रिंट हो गया होगा, नहीं 360 किलो किसी आदमी का वजन, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। वहां पर आपको सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करना होता है। भू स्थिर उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का आवर्तकाल कितना होता है? 12 घंटे, 24 घंटे, 365 दिन या 1 घंटा? तो 24 घंटे होता है। भू स्थिर उपग्रह होते हैं वो बेसिकली 24 घंटे में उस जो ग्रह का चक्कर लगा देते हैं, चाहे वो किसी भी ग्रह की कक्षा में सेट किए गए हों। केपलर का द्वितीय नियम, क्षेत्रफल का नियम, किस राशि के संरक्षण को दर्शाता है? रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, ऊर्जा, द्रव्यमान। तो देखिए केपलर का जो दूसरा नियम है ना, क्षेत्रफल का नियम जिसे बोलते हैं, केपलर का दूसरा नियम जिसे क्षेत्रफल का नियम कहता है, वो किस राशि का संरक्षण करता है? कोणीय संवेग का संरक्षण करता है। अगला जो क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ये सबसे पहले किसने सिद्ध किया? देखिए न्यूटन ने, एडविन हबल ने, गैलीलियो ने या कोपरनिकस ने? तो एडविन हबल ने ये कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार धीरे धीरे हो रहा है। चंद्रशेखर सीमा है ना, चंद्रशेखर लिमिट किससे संबंधित है? तारों के द्रव्यमान से, प्रकाश की गति से, परमाणु की त्रिज्या से या समुद्र की गहराई से? देखिए चंद्रशेखर सीमा है ये तारों के अंत और द्रव्यमान से संबंधित है। अब चंद्रशेखर सीमा तो चांद से संबंधित मत कर देना, तारों से संबंधित है। शांता है ना, यानी विकोसिटी का मुख्य गुण किस रूप में पाया जाता है?
केवल ठोसों में, केवल गैसों में, द्रव और गैस दोनों में, केवल निर्वात में। तो देखिए द्रव और गैस दोनों में पाया जाता है। यदि पानी में नमक घोल दिया जाए तो उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घट जाएगा। क्वथनांक मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट उसका, यानी उबलने वाला जो जिस टेम्परेचर पर वो उबलता है उस टाइम, तो घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपवर्तित हो जाएगा या शून्य हो जाएगा। देखिए बढ़ जाएगा, क्योंकि अब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उसमें नमक भी उबलना है और पानी भी उबलना है। अगला जो क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? आर्किमिडीज का नियम, पास्कल का नियम, न्यूटन का नियम या बोयल का नियम? पास्कल का नियम है जो हाइड्रोलिक ब्रेक इस पर आधारित है, पास्कल के नियम पे। तो देखिए दाब का जो मात्रक होता है वो भी पास्कल ही होता है। नैनो द्रव्यों का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? घनत्व, घर्षण, विशिष्ट ऊष्मा या रंग? तो नैनो द्रव्यों का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? घर्षण, क्योंकि सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए गैसों के विसरण की दर उसके द्रव्यमान के साथ कैसे बढ़ती है? द्रव्यमान बढ़ने पर बढ़ती है, द्रव्यमान बढ़ने पर घटती है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, स्थिर रहती है। तो क्या है? हल्की गैस तेज विसरित होती है। अनुप्रस्थ तरंगे, है ना, ट्रांसवर्स वेव्स, अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? केवल गैस में, केवल द्रव्य के भीतर, ठोस और द्रव्य के सतह पर, निर्वात में? तो ठोस और द्रव्य की सतह पर ये मतलब कि उत्पन्न की जा सकती हैं। अगला है प्रतिध्वनि यानी इको। आप जब कुएं में या फिर सुनसान घर में जब आप बोलते हो और वापस आपको जो सुनाई देता है ध्वनि टकरा कर आप जोर से चिल्लाए, वो उसी को प्रतिध्वनि बोलते हैं, इको बोलते हैं। सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 10 मीटर, 17 मीटर, 34 मीटर या 100 मीटर? प्रतिध्वनि सुनने के लिए लगभग 17 मीटर। बाकी आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी जोर से बोल सकते हो उतने मीटर, लेकिन नॉर्मल माना जाता है 17 मीटर। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर, तरंग दैर्ध्य पर, आयाम पर, वेग पर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाएगा, हर एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। हर एग्जाम मतलब आप ग्रुप डी देख लो, एनटीपीसी, ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट, जेई वगैरह सभी में लगभग ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए जो लाउडनेस होती है, ध्वनि की तीव्रता, वो किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। देख लिया, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य पर नहीं करती है, आयाम पर करती है निर्भर, कि वो ध्वनि कितनी तेज होगी। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या ध्रुवीकरण? तो देखिए परावर्तन पर वो कार्य करता है। अगला है मैक संख्या यानी मैक नंबर का प्रयोग किस गति मापने के लिए किया जाता है? कार, वायुयान, जहाज या प्रकाश? देखिए मैक संख्या होती है वो वायुयानों में मापी जाती है और इसका जो उपयोग है वो वायुयानों में ही किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होता है? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले से लिखा हुआ आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार बार देखने को मिलेगा, कंफ्यूज करने के लिए मिलेगा, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा चीज मिलाकर भी अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। देखिए इसका जो है दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। अब इसका है भौगोलिक, दक्षिण से उत्तर की ओर होता है इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब बताऊं क्यूरी तापमान। क्यूरी टेम्परेचर वह ताप है जिस पर पदार्थ रेडियोधर्मी हो जाता है। लो है चुंबकीय क्षेत्र, लो है चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है, धातु पिघल जाती है, प्रतिरोध शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? देखिए चुंबकीय गुणों का बदलना ही क्या कहा जाता है? रेडियोधर्मिता। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या करना चाहिए?
श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ना चाहिए, प्रतिरोध हटा देना चाहिए, सेल जोड़ने चाहिए। गैल्वेनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? समांतर क्रम में शंट जोड़ना चाहिए। तो देखिए समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ना चाहिए, शंट निम्न प्रतिरोध को या शंट लिख दिया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का क्यों नहीं बन सकता? देखिए इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, यह सस्ता होता है, कुचालक होता है, यह चमकदार होता है। देखिए फिलामेंट है वो बेसिकली निकल प्लस क्रोमियम नाइक्रोम का बना होता है, लेकिन टंगस्टन का इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि इसका गलनांक उच्च गलनांक के कारण। अब उच्च गलनांक का तो ये अच्छी बात है ना कि आपका जो बल्ब है उसका फिलामेंट पिघलेगा नहीं, लेकिन इसका जो प्रयोग है वो बेसिकली विद्युत हीटरों में होता है, जिससे कि आपको जो है उसका जो तार होता है वो पिघलता भी नहीं है, गर्म भी जल्दी हो जाता है और उससे करंट लगने का खतरा भी नहीं होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ये दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें हैं और आपको इसका ध्यान रखना है। इस पे क्वेश्चन कभी भी बन सकते हैं। होल प्रभाव, होल इफेक्ट का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वोल्टेज, चार्ज वाहकों की सांद्रता और प्रकाश, तापमान, प्रकाश की तीव्रता। देखिए होल प्रभाव का जो उपयोग है वो कहाँ होता है या क्या मापने के लिए होता है? सेमीकंडक्टर के गुणों के लिए कि सेमीकंडक्टर हैं उनमें कितना प्रतिरोध है या फिर कितनी धारा है, ये सब मापने के लिए होता है। प्रकाश का विवर्तन है ना, क्या है? प्रकाश का परावर्तन होना, प्रकाश का किनारों से मुड़ना, प्रकाश का रंगों में टूटना, प्रकाश का अवशोषण होना। तो देखिए किनारों से मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन है। विवर्तन का सीधा सा मतलब है, आपको मैं बता दूं, उसका प्रकीर्णन का मतलब है बिखराव, और किनारों से मुड़ना अलग है, और प्रकाश का परावर्तन एक माध्यम से आना वापस उसी माध्यम में लौट जाना। अगला है देखिए, धूप के चश्मे में पोलेरॉइड का उपयोग क्यों किया जाता है? रंग बदलने के लिए, चकाचौंध को कम करने के लिए, चश्मा मजबूत के लिए या दृष्टि सुधार के लिए? प्रकाश के ध्रुवीकरण द्वारा चकाचौंध कम करना, जो इससे मतलब ये जो प्रकाश हमारे धूप का चश्मा बेसिकली क्या होता है? आंखों की सुरक्षा के लिए होता है ना, आंखों की सुरक्षा के लिए होता है जो धूप का चश्मा होता है। तो प्रकाश के ध्रुवीकरण द्वारा चकाचौंध को कम करना। आप थोड़ी देर सूरज की ओर खुली आंखों से देखिएगा और बाद में दूसरी साइड में देखने की कोशिश कीजिएगा। आपके आंख में ऐसे अंधेरा सा आएगा और आप बार बार पलक झपकाओगे तो पता चलेगा। तो वो उस जो बुजुर्ग हो जाते हैं या फिर जिनके आंखों में इतनी शक्ति नहीं हो जाती बस्ती की, वो धूप से सके, उनके लिए ये चश्मा होता है बेसिकली। दूरदृष्टि दोष है ना, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए कौन सा लेंस नियुक्त किया जाता है? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, दूर के साथ देखिए दूर और निकट, ठीक है। दूर और निकट में ज्यादा शब्द किसके पास है? निकट के पास। और अवतल और उत्तल में अवतल के पास ज्यादा शब्द हैं, तो निकट के साथ कर दो अवतल और दूर के साथ कर दो उत्तल। तो दूरदृष्टि दोष यानी उत्तल लेंस। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, और जो बुढ़ापा जरा दृष्टि दोष होता है उसके लिए द्विफोक्सी लेंस है ना। आपने देखा होगा पानी के नीचे हवा का बुलबुला किस तरह से व्यवहार करता है? अभिसारी लेंस की तरह, अपसारी लेंस की तरह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। समतल दर्पण की तरह, कांच की प्लेट की तरह। देखिए किस तरह से जो हवा का बुलबुला होता है पानी के नीचे, वो कैसे? अपसारी लेंस, अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस, और अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस। अगला जो क्वेश्चन है, पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, समतल या बेलनाकार? देखिए समतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक
की खोज किसने की? जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, जेम्स चैडविक ने या डोल्टन ने? तो रदरफोर्ड ने जो परमाणु के नाभिक की खोज की थी। अगला जो क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, किरीट यानी कोरोना। देखिए कोरोना का हिंदी मतलब होता है किरीट, है ना, प्रकाश मंडल या कोई भाग नहीं। सूर्य का ग्रहण के समय उसका कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट यानी कोरोना। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस दिन उसका कौन सा भाग दिखाई देगा, आपसे पूछा जा सकता है। एकदम टफ क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, और ये किसी किसी को ही पता होता है, जिसने रेगुलर तैयारी की होती है उसे पता होता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही बाहर क्यों निकलने लगती है? वायुमंडलीय दबाव की कमी के कारण, तापमान बढ़ने के कारण, स्याही का आयतन बढ़ने के कारण, या गुरुत्वाकर्षण बढ़ने के कारण। देखिए वायुमंडलीय दबाव में कमी के कारण। अब कोई भी चीज कहीं पर सेट है तो वो जाहिर सी बात है उस पर कुछ न कुछ बल लग रहा है। हम सभी अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो हम सभी जो गति करने लग जाएं, लेकिन उसमें वायुमंडलीय दबाव यानी बाहर दबाव की कमी हो जाती है, तो जो स्याही में पेन में जो स्याही होती है वो बाहर निकलने लगती है, क्योंकि उस पर कोई दबाव नहीं लग रहा। लेकिन अंदर का जो दबाव है, जो उसमें स्याही भरी हुई है, उसके जो उसका दबाव है वो बढ़ने लगता है, बाहर उसकी तुलना में कम हो जाता है। इसी कारण उस दबाव के कारण वो निकलती है। ठीक है। एक जेट इंजन और रॉकेट में क्या अंतर है? तो जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन बाहर की हवा से लेता है, जबकि रॉकेट अपनी ऑक्सीजन साथ ले जाता है। रॉकेट केवल अंतरिक्ष में चलता है, जेट ईंधन नहीं जलाता, है ना। दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। जेट में एक हवाई जहाज में क्या अंतर है? ऑक्सीजन की आपूर्ति जो होती है वो रॉकेट में को साथ में रखनी पड़ती है, क्योंकि वो अंतरिक्ष में जाएगा, वायुमंडल से बाहर जाएगा, जबकि जो जेट है वो नहीं जाता। सापेक्ष का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना, किसने दिया? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, स्टीफन हॉकिंस ने या पास्कल ने? सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता सबसे पहले किस वेधशाला ने लगाया? तो नासा ने, लिगो ने, इसरो ने या CERN ने? तो लिगो ने लगाया गुरुत्वाकर्षण तरंगों का सबसे पहले पता। अगला क्वेश्चन है, गॉड पार्टिकल किसे कहा जाता है? न्यूट्रिनो या हिग्स बोसोन या मेसोन या क्वार्क को? हिग्स बोसोन को कहा जाता है। रमन प्रभाव प्रकाश की किस घटना से संबंधित है? परावर्तन से, अपवर्तन से, प्रकीर्णन से या विवर्तन से? रमन प्रभाव प्रकाश के किस घटना से संबंधित है? तो रमन प्रभाव प्रकीर्णन से संबंधित है। प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का बिखराव। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, थर्मस फ्लक्स में चाय गर्म क्यों होती है? तो थर्मस फ्लक्स में चाय इसलिए गर्म होती है कि चालन संवहन विवरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोका जाता है। चाय में आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, थर्मस ऊष्मा पैदा करता है, बाहर की हवा ठंडी नहीं होती। इसलिए देखिए तीनों विधियों में ऊष्मा की हानि को रोकना है, जो चालन, संवहन और विवरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोका जाता है, यानी तीनों विधियों में। बाद में समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? देखिए बैरोमीटर, फेदोमीटर, हाइड्रोमीटर या मैनोमीटर? समुद्र की गहराई फेदोमीटर के द्वारा मापी जाती है ना। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? देखिए तापमान, वेग, दाब या घनत्व है। तो बेसिकली इसका मतलब है घनत्व है। बादल जो वायुमंडल में तैरते रहते हैं उनका कारण है घनत्व है। उनका जो घनत्व होता है वो हवा के कणों से कम होता है, इसी कारण वो तैरते हैं। अगर पानी पे कोई चीज तैर रही है तो उसका घनत्व है, पानी में जितने उसने कण घेरे हैं या जितना पानी उसने घेरा है अपने आयतन में, उससे उनका घनत्व कम है, इसी कारण वो तैर पा रही है।
देखिए परमाणु घड़ी किस संक्रमण पर आधारित होती है? सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम? परमाणु घड़ी किस संक्रमण पर आधारित होती है? सीजियम पर आधारित होती है। परमाणु घड़ी सीजियम संक्रमण पर आधारित होती है। रेफ्रिजरेटरों में कूलिंग गैस के रूप में किसका उपयोग होता है? देखिए नाइट्रोजन, फ्रियोन या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें किसका उपयोग होता है? फ्रियोन या अमोनिया या सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का भी होता है ना। बिजली के हीटर का तार बना होता है। बिजली के जो हीटर होते हैं, हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। अगला जो क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं, सभी को पता है। रडार का पूर्ण नाम क्या है? रडार का पूर्ण नाम क्या है? रेडियो डायरेक्शन एंड रेंगिंग, है ना। रडार का रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, जब बर्फ पिघलती है तो इसके आयतन यानी वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आया है, आपको ग्रुप डी में भी देखने को मिलेगा, एनटीपीसी में भी देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए इतनी देर से बैठा हुआ हूँ, एक लाइक तो कर दीजिए। लगभग 1 घंटा हो चुका है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा पहले घटता है या फिर घटता है। जब बर्फ पिघलती है तो उसका जो वॉल्यूम है यानी आयतन है वो घटता है। अब ये मत देखना, देखो मैं आपको एक प्रयोग बताता हूं। आप बर्फ लीजिए, सॉरी बोतल लीजिए और एक बोतल लीजिए आप, है ना। ये थोड़ा सा मैं बना देता हूँ बोतल, उसको पानी भर दीजिए उसमें, है ना। पानी भर दिया, ठीक है। कहाँ तक भरना है? थोड़ा सा बराबर बराबर भरना है एकदम। और फिर उस पे एकदम कस के ढक्कन लगा दीजिए, एकदम कस के कि बाहर कुछ निकल ही ना पाए। फिर उसको आप ऊपर जो फ्रीज है ना, फ्रीज का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहां पर रख दीजिए। वहां पर रखने के बाद आप पाएंगे कि जब बर्फ एकदम जम जाती है तो या तो वो जो बोतल होगी वो फट जाएगी, थोड़ी सी हल्की सी जगह निकलने के लिए, है ना। या फिर आपका जो ये ढक्कन है ये थोड़ा सा खुल जाएगा जिधर से। तो इससे ये साबित होता है जब पानी होता है तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है, लेकिन बर्फ का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होता है। फिर एक रीजन और भी है, अगर बर्फ का वॉल्यूम ज्यादा है तो वो पानी पर तैरती कैसे है? ऐसे रीजन मतलब क्वेश्चंस बहुत बनेंगे। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला, फ्यूज तार का गलनांक होना चाहिए। फ्यूज तार का गलनांक बहुत उच्च, बहुत कम या मध्यम या अनंत? तो बहुत कम होना चाहिए फ्यूज तार का गलनांक। देखिए ऐसा क्यों, मैंने आपको अभी बताया। जैसे मान लो ये वायर है, ये वायर है, यहाँ पर ये लगा दिया फ्यूज तार। अब जब भी अगर जो बिजली है वो वोल्टेज उसका हाई हो जाएगी मान लो किसी वजह से, तो ये जल जाएगा। फिर जल जाएगा तो ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से हट जाएगा। तो हटने के बाद ये यहाँ से हट जाएगा तो आगे वो जो बिजली है, जो तेज धारा है या फिर वो जिसका हाई वोल्टेज है वो आगे नहीं जा पाएगी, और आपके जैसे फ्रिज वगैरह, कूलर वगैरह वो जलने से बच जाएंगे, है ना। इसीलिए फ्यूज जो तार होता है उसका जो गलनांक है वो बहुत कम होना चाहिए, या फिर कह लो कि इतना ही होना चाहिए कि आप मान लो 220 वोल्ट की अगर हमारे घरों में बिजली आती है तो 221 वोल्ट जाते ही वो जल जाए या पिघल जाए, तो आगे फिर बिजली नहीं जा पाएगी। और बिजली नहीं जा पाएगी तो आपका जितना भी जो नुकसान होना है वो बच जाएगा नुकसान होने से। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यानी यूनिवर्सल लॉ किसने दिया? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण है तो आप सभी को पता है न्यूटन ने दिया था। अगला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी किसकी इकाई है? देखिए ईवी आवेश की नहीं है, आवेश की कूलम है। विभवांतर वोल्ट है। ऊर्जा या शक्ति की है तो बताइए, ऊर्जा की है ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। आपको मैंने 100 क्वेश्चंस पूरे करवा दिए हैं और उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लाइक सब्सक्राइब बहुत कम करते हो, है ना। लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो।
अगर वीडियो पसंद आए तो, और कोई भी अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए कि मैं बोलना भूल जाऊं या फिर आपको समझाना भूल जाऊं तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अगले वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। मैंने 100 फिजिक्स के क्वेश्चंस करवा दिए हैं आपको, है ना। इतनी देर से बैठा हूं, एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।